नमस्कार, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की एक नई सीरीज को शुरू किया है, जो कि आपके सी-टेट, एचपी-टेट और अदर स्टेट के जो टेट होते हैं, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसकी हमने ऑलरेडी 8 से 9 वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो मेक श्योर आप इन सभी को देखें। अब यदि हम बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो आपकी रिवीजन के लिए रहने वाली है, जहां पर हम एमसीक्यू की फॉर्म में अभी तक हमने जो भी पढ़ा हम उसको रिवाइज करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज। तो पूछा गया है कि जब भी हम पहले से मौजूद स्कीमा में यानी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, जब हम इसमें नई इंफॉर्मेशन को फिट करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ ऐड कर रहे हैं। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम एसिमुलेशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एसिमुलेशन। आपको याद रखना है कि जब भी हम एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ नई चीज ऐड करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिमुलेशन। जब हमने जीन पियाजे की थ्योरी की बात की थी तो हमने उसमें 4 की कॉन्सेप्ट की बात की थी, जो थे स्कीमा, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। स्कीमा में हमने बात की थी कि ये क्या होता है, एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है जो कि बच्चा अपने सराउंडिंग के जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनके लिए शो करता है। मतलब कि कोई इंडिविजुअल किसी ऑब्जेक्ट को कैसे डील कर रहा है, उसके साथ वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, ये किस चीज में आता है, स्कीमा में आता है। इसके बाद हमने एसिमुलेशन की बात की थी कि जब भी हम एग्जिस्टिंग स्कीमा में नई चीज को ऐड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिमुलेशन कहते हैं। और जब भी बात अकोमोडेशन की होती है तो हमने बात की थी कि जब भी हम एग्जिस्टिंग स्कीमा को नए ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। और हमने बात की थी इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जो नया स्कीमा है और जो पहले से मौजूद स्कीमा है, उन दोनों के बीच में क्या है, बैलेंस बनाना। तो आपको ये चारों की कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर्स इज इन द डैश स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार यदि कोई बच्चा 2 से 7 साल का है तो वो कोग्निटिव डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में होगा। तो जब हमने पियाजे की थ्योरी की बात की थी तो आपको याद रखना है कि इन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है, यह आपकी बर्थ से 2 ईयर तक होती है। और जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पर जो बच्चे की एज है वो 2 से 7 साल रहती है। इसके बाद जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो बच्चे की एज है वो 7 से 12 साल तक रहती है। और इससे ऊपर यानी 12 ऑनवर्ड्स आपकी कौन सी स्टेज चलती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज चलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा यदि 2 से 7 साल के बीच में है तो वो कोग्निटिव डेवलपमेंट की प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। तो आपको बताना है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी जो बौद्धिक विकास है उसकी 4 डिफरेंट स्टेजेस किसके द्वारा दी गई हैं। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, और इसमें इन्होंने कितनी क्या है, बच्चे की डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस के बारे में बताया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पियाजे। कि जो पियाजे हैं इन्होंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी हैं। और ये 4 स्टेजेस कौन-कौन सी हैं? ये है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। Next question is, the stage in which child begins to think logically about objects and event is known as। तो पूछा गया है कि वह स्टेज जहां पर बच्चा ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू करता है, इसको हम क्या कहते हैं। तो जिस स्टेज के दौरान एक बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर इवेंट के बारे में जब वो लॉजिकली सोचना शुरू करता है, तो ये कौन सी स्टेज है आपकी, ये आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब यदि हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के कुछ अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पर बच्चा 7 से 12 साल का होता है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू करते हैं। इसी के साथ अब वो इंडक्टिव लॉजिक को भी समझ पाते हैं। इंडक्टिव लॉजिक का मतलब है कि अब बच्चे ऐसी चीजों को समझ पाते हैं जो कि स्पेसिफिक टू जनरल चलती हैं, ठीक है।
आपको याद रखना है कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पर बच्चे इंडक्टिव चीजों को समझना शुरू करते हैं। इसी के साथ अब उन्हें कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ आता है। ये जो पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। बहुत बार पूछा जाता है कि जो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो किस स्टेज के दौरान समझ आने लगता है। तो ये आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जिसमें के दौरान जो बच्चे होते हैं वो कंजर्वेशन को समझ पाते हैं। मतलब कि अब वो चीजों की शेप को, उनकी क्वांटिटी को, उनके एरिया को, हर एक चीज को वो ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसी के साथ अब बच्चे क्या है चीजों को क्लासिफाई कर पाते हैं और वो चीजों को क्या है किसी ग्रुप में अरेंज कर पाते हैं। और इसी के साथ उनकी जो रिवर्सिबल थिंकिंग है वो भी डेवलप होती है। तो ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में याद रखने हैं। एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो पूछा गया है कि जो सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन है उसका प्राइमरी एजेंट कौन है। तो इनमें से जो प्राइमरी एजेंट है वो है आपका फैमिली। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी फैमिली। जब हमने सोशलाइजेशन टॉपिक किया था तो वहां पर हमने बात की थी कि दो तरह के एजेंट होते हैं, जहां पर हमने बात की थी प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन की और सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन की। और जो प्राइमरी एजेंट है वहां पर हमने बोला था कि ये ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो कि बच्चों से डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। मतलब कि क्या है, ये सीधे तौर पर बच्चे की जो सोशलाइजेशन है उसको प्रभावित करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आपका फैमिली आ जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन डेवलपमेंट इज। तो आपको बताना है कि मानव विकास क्या होता है। तो जब हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की थी तो वहां पर हमने बात की थी कि जो आपकी डेवलपमेंट है यानी जो विकास है वो आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट यानी विकास है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं। और दूसरी तरफ जो आपकी ग्रोथ होती है उसके बारे में आपको याद रखना है कि जो ग्रोथ है ये सिर्फ क्या है, क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, ग्रोथ के बारे में आपको याद रखना है कि ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो ग्रोथ है ये क्वांटिटेटिव होती है, मतलब कि हम क्या है इसको मेजर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो आपकी डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव होने के साथ साथ क्वांटिटेटिव भी होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। Next question is the pace of development varies from one individual to another but it follows dash pattern। तो पूछा गया है कि जो डेवलपमेंट की पेस है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में वेरी करती है। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल में क्या है ये डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो आपको बताना है कि किस तरह के पैटर्न को फॉलो करती है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स में से पूछा गया है। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रिंसिपल की बात हो रही है वो है आपका सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली पैटर्न। तो आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट है वो एक सिक्वेंशियल और एक ऑर्डरली पैटर्न को फॉलो करती है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये बोल रहा है कि जो डेवलपमेंट की पेस है यानी जो डेवलपमेंट की गति है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हो सकता है किसी में किसी चीज की डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से हो रही है या फिर किसी में वो स्लो में हो रही है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट है वो हमेशा एक सिक्वेंशियल वे में होती है, एक ऑर्डर में होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी अ सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। तो पूछा गया है कि जो डेवलपमेंट है वो कभी ना खत्म होने वाली, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये जो आइडिया है ये किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मतलब कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो आपके वूम यानी जब एक माँ गर्भ धारण करती है तब से वो शुरू होती है और हमारी कब्र तक ये होती रहती है। तो आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वूम टू टूम चलती है यानी गर्भ से कब्र तक ये होती रहती है। और ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो ये जो आइडिया है ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी से जुड़ा है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मींट बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। तो पूछा गया है कि जो नेचर नर्चर डिबेट है उसमें नेचर क्या सिग्निफाई करती है, नेचर क्या है। तो जब हमने बात की थी नेचर नर्चर डिबेट की तो वहां पर हमने बात की थी कि जो नेचर है वो क्या है, आपकी हेरिडिटी है और जो आपका नर्चर है वो क्या है, आपका एनवायरमेंट है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बायोलॉजिकल गिवंस और दी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। कि जो आपकी नेचर नर्चर डिबेट है यहाँ पर जो नेचर है वो आपकी हेरिडिटी है।
मतलब कि आपके माता पिता से आपको जो भी गुण विरासत में मिले हैं वो क्या है आपकी, वो आपकी हेरिडिटी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बायोलॉजिकल गिवंस और दी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो नेचर नर्चर डिबेट है इसमें नर्चर क्या है। तो आपको याद रखना है कि जो नर्चर है वो क्या है, आपका एनवायरनमेंट है। ठीक है, आपको ये दोनों याद रखने हैं कि जो नेचर नर्चर डिबेट है वो आपकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से जुड़ी है, और यहाँ पर जो नेचर है वो आपकी हेरिडिटी है और जो नर्चर है आपका एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ। तो पूछा गया है कि किसी ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी होती है वो किसका परिणाम है। तो हम जानते हैं कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन का परिणाम है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। Next question is, Dash views children as active builder of knowledge and little scientists who constructed their own theories of the world। तो पूछा गया है कि वो कौन से थ्योरिस्ट हैं जो कि बच्चों को एक एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज के रूप में देखते हैं, उन्हें लिटिल साइंटिस्ट के रूप में देखते हैं, जो कि अपनी जो वर्ल्ड की जो नॉलेज है, जो भी जो थ्योरीज होती है वो उनको खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद उनका निर्माण करते हैं। तो हमने बात की थी कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं वो इस तरह का सोच रखते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमने ये भी बात की थी कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने क्या है, बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, क्योंकि उनका मानना है कि जो बच्चे हैं वो खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पियाजे। आपको याद रखना है कि जो पियाजे हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, और इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, और इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज। तो आपको बताना है कि जो लेव वाइगोट्स्की हैं इनके अनुसार कोग्निटिव डेवलपमेंट का प्राइमरी कॉज यानी मुख्य कारण क्या है। तो हम जानते हैं कि जो लेव वाइगोट्स्की हैं इन्होंने अपनी थ्योरी में सोशल इंटरेक्शन को काफी ज्यादा महत्व दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सोशल इंटरेक्शन। तो आपको याद रखना है कि जो लेव वाइगोट्स्की है इनके अनुसार जो बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो उसकी सोशल इंटरेक्शन से प्रभावित होती है। इसी के साथ लेव वाइगोट्स्की के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म दी है, और आपको इनकी नेशनलिटी भी याद रखनी है कि ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, बहुत से एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि इस वाले थ्योरिस्ट की, इस वाले जो साइकोलॉजिस्ट है इनकी नेशनलिटी कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि जो लेव वाइगोट्स्की हैं वो क्या है, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने अपनी थ्योरी में कल्चर और सोसाइटी को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि इनका मानना था कि जो लर्निंग है वो क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। मतलब कि हम अपने समाज में रहकर चीजों को लर्न करते हैं। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में सोशल इंटरेक्शन को काफी ज्यादा महत्व दिया है, और इनका मानना है कि ये हमारी जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है इसको प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सोशल इंटरेक्शन। इसी के साथ आपको लेव वाइगोट्स्की के बारे में याद रखना है कि इन्होंने ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात भी की है। बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो ZPD है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो आपको याद रखना है कि इसका कॉन्सेप्ट लेव वाइगोट्स्की ने दिया है। इसको आप स्टामा कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। तो आपको बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार इनमें से वो कौन सी चीज है जो कि लर्निंग के लिए जरूरी है। तो अभी हमने बात की थी कि जो जीन पियाजे हैं वो क्या है, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है। मतलब कि क्या है, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो उनका मानना है कि जो बच्चे हैं वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज है वो है एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर। मतलब कि यदि लर्नर अपने आसपास के एनवायरनमेंट को यदि वो एक्टिवली उसको एक्सप्लोर करेगा तो क्या है, उसको नई नई चीजें देखने को मिलेगी, नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, जिससे कि वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की चिल्ड्रन लर्न्स। तो आपको बताना है कि जो वाइगोट्स्की हैं इनके अनुसार बच्चे किस तरह से लर्न करते हैं, चीजों को सीखते हैं। तो अभी हमने बात की कि इन्होंने अपनी थ्योरी में सोशल इंटरेक्शन को, यानी जो सोसाइटी है, कल्चर है, इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, यदि इनके अनुसार यदि जो बच्चे हैं यदि वो अडल्ट के साथ, अपने पीयर्स के साथ यदि वो इंटरेक्ट करते हैं तो वो चीजों को लर्न कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बाय इंटरेक्टिव विद अडल्ट्स एंड पीयर। तो आपको याद रखना है कि जो वाइगोट्स्की हैं इन्होंने अपनी थ्योरी में सोशल इंटरेक्शन को काफी ज्यादा एम्फसाइज किया है,
और यदि हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपनी सोसाइटी में रह के हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उससे क्या है हम चीज़ों को लर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वाइगॉट्स्कीज थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट नेग्लेक्टेड। तो आपको बताना है कि वाइगॉट्स्की की थ्योरी में इनमें डेवलपमेंट का वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसको कि नेग्लेक्ट किया जाता है। तो इनमें जिस कॉन्सेप्ट की बात नहीं होती है वो है आपका बायोलॉजिकल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी बायोलॉजिकल। इसके अलावा जो सोसाइटी है, कल्चर है, लैंग्वेज है, हर चीज को इंपॉर्टेंस दी जाती है वाइगॉट्स्की की थ्योरी में। तो आपको याद रखना है कि वाइगॉट्स्की की थ्योरी में डेवलपमेंट का जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है ये नेग्लेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी स्टेज 3 एट लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी इज रेफर्ड टू एज। तो आपको बताना है कि कोहलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, यहाँ पर जो लेवल 2 के अंदर जो स्टेज 3 है उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, ठीक है। और इन्होंने अपनी थ्योरी में मोरालिटी के 3 लेवल की बात की है, और ये 3 लेवल हैं प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। और इसी के साथ इन्होंने अपनी थ्योरी में मोरालिटी की क्या है 6 स्टेजेस दी हैं, और हर एक लेवल के अंदर 2-2 स्टेजेस हैं। तो आपके पास 3 लेवल हैं और हर एक में 2 स्टेजेस है, तो आपको याद रखना है कि आपके पास टोटल 6 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो जो लेवल 1 है वो है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल, और इसमें आपके पास स्टेज 1 और स्टेज 2 आ जाते हैं। और इसमें जो स्टेज 1 है वो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और जो स्टेज 2 है वो है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट फिर लेवल 2 आ जाता है। लेवल 2 में आपके पास स्टेज 3 और 4 आ जाते हैं। तो जो स्टेज 3 है वो है गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन, और जो स्टेज 4 है वो है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसके बाद आपके पास अब लेवल 3 आ जाता है जो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और इसमें आपके पास स्टेज 5 और 6 आ जाते हैं। और जो स्टेज 5 है वो है सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन, और जो स्टेज 6 है वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो यदि अब हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो लेवल 2 है, ठीक है, इसका जो स्टेज 3 है इसका नाम बताना है। तो अभी हमने बात की कि जो लेवल 2 है इसका नाम है कन्वेंशनल लेवल, और जो स्टेज 3 है ये है आपकी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसी के साथ यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है कि जो कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है इनमें से वो कौन सी स्टेज है जिसे कि हम टिट फॉर टैट स्टेज के नाम से जानते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस स्टेज का नाम बताएं और ये भी बताएं कि ये कौन सी स्टेज है, ठीक है। तो आप सभी अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज द साइकोसोशल थ्योरी। तो आपको बताना है कि जो साइकोसोशल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है। तो जो थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट है इसे एरिक एरिक्सन ने दिया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए एरिक्सन। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो वाइगॉट्स्की हैं इन्होंने थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म दिया है, और जो पियाजे हैं हमने अभी बात की कि इन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, ठीक है। और जो फ्रॉइड है आपको याद रखना है कि इन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। Next question is, for Piaget, the child begins to explore various solutions of a problem in a systematic and logical way during। तो आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार वो कौन सी स्टेज है जहाँ पर बच्चा किसी प्रॉब्लम के बहुत से सॉल्यूशंस ढूंढता है, और इन्हें वो एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल तरीके से ढूंढता है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के दौरान देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। Next question is, a teacher who firmly believe in social constructivist theory of Lev Vygotsky, which of the following method would you prefer for assessing a students? तो पूछा गया है कि यदि कोई टीचर जो कि लेव वाइगॉट्स्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की थ्योरी को बहुत मानता है तो वो अपने स्टूडेंट्स को असेस करने के लिए किस मेथड का यूज करेंगे। तो यदि हम यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर जिस मेथड का यूज उस टीचर के द्वारा किया जाएगा वो है आपका कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जो वाइगॉट्स्की हैं उनका मानना है कि हम क्या है कोलैबोरेट करके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हम क्या है चीजों को लर्न कर सकते हैं। हमने जब वाइगॉट्स्की की थ्योरी की बात की थी तो वहां पर हमने कुछ मेथड्स की बात भी की थी जिसमें हमने बात की थी कोलैबोरेटिव मेथड की, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। इसी के साथ यदि आप लेव वाइगॉट्स्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी को देखना चाहते हैं, ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें, वहां पर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लिंक यहाँ ऊपर आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम दी डैश। तो आपको बताना है कि जो डेवलपमेंट है वो कब से शुरू होती है। तो हमने बात की थी कि जो डेवलपमेंट है वो आपकी वूम टू टूम चलती है। मतलब कि जब एक माँ गर्भ धारण करती है, मतलब कि जो कॉन्सेप्शन है वहां से आपकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो प्रीनेटल स्टेज है यहाँ से आपकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। यदि हम प्रीनेटल स्टेज की बात करें तो ये आपकी वो स्टेज होती है जब माँ गर्भ धारण करती है, मतलब कि जो आपका कॉन्सेप्शन का पीरियड है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो कब से शुरू होती है, वो आपकी प्रीनेटल स्टेज से शुरू हो जाती है। Next question is, according to Piaget, children develops abstract logic and reasoning skills during। तो पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार वो कौन सी स्टेज है जहां पर बच्चे एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी बात आती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, तो वो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के दौरान डेवलप होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यदि हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के कुछ अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आपको याद रखना है कि इस स्टेज के दौरान अब बच्चे क्या है, डिडक्टिव लॉजिक को समझ पाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपको याद रखना है कि अब वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉजिकल थिंकिंग का यूज करते हैं। ठीक है, और वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को समझ पाते हैं। इसी के साथ जो रिफ्लेक्टिव रीजनिंग होती है वो भी आपकी इसी स्टेज के दौरान डेवलप होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो आपको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में याद रखने हैं। Next question is, according to Jean Piaget's stages of cognitive development, the sensory motor stage is associated with। तो पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस है, यहाँ पर जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो किससे जुड़ी हुई है। तो ये जो स्टेज है आपकी इमिटेशन, मेमोरी और मेंटल रिप्रेजेंटेशन से जुड़ी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। Next question is, which of the following is a sensitive period pertaining to language development। तो पूछा गया है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन सा पीरियड सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। तो जब भी बात आती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की तो आपको याद रखना है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है यहाँ पर आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तेजी से होती है। ठीक है, ये जो पीरियड है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अर्ली चाइल्डहुड। इसी के साथ यदि आप साइकोलॉजी के और एमसीक्यूज को भी देखना चाहते हैं, उनको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमारी साइकोलॉजी एमसीक्यू की सीरीज को देख सकते हैं। बाकी इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।